न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए सब लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं NSR। सिंपल सा मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि मान लीजिए अगर आपके पास कार्बन के साथ कोई एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो न्यूक्लियोफाइल आता है और उस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले लेता है। तो जो ग्रुप हट रहा है उसे लीविंग ग्रुप यानी कि लीव कर जा रहा, छोड़ जा रहा है, उसे बोलेंगे। और जो अटैक कर रहा है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ही। अच्छा, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले ले रहा। आपने कहा बस इतनी सी बात भले इतनी सी है, लेकिन इसके रास्ते अलग अलग। होना यही है जो मैंने अभी अभी रिएक्शन में लिख दिया। क्या होना है, एक न्यूक्लियोफाइल किसी लिविंग ग्रुप यानी कि किसी पुअर न्यूक्लियोफाइल को हटा करके उसकी जगह ले लेता है। आप लोग ये क्लास 10th में आप लोग इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब लोगों को? यस तो आपने कहा सर उसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, ऐसे रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ा। रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस, हाँ, लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव आता था, डिस्प्लेस करके चला जाता था। कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो किसी कम स्टेबल न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो कम लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले रहा है। सिंपल। आपने कहा ठीक है सर यहां तक समझ आ गया, लेकिन रिएक्शन यही है बट इसके रास्ते अलग अलग। जो रास्ता है उसी को हम मैकेनिज्म का नाम देते हैं। मैकेनिज्म का मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई भी रिएक्शन स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके से हो रहा होता है, उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म, कौन कौन से दो मैकेनिज्म है देख ले बेटा। पहला मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म कहलाता है, और दूसरा मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म कहलाता है। यानी हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल। देखो 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका नाम अपने आप समझ गए होंगे, बताइए कोई बताना चाहेगा इसका नाम क्या हो गया? वन देख के क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर या मोनो बोल सकते हैं, यूनिमोलिक्यूलर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक। मोलिकुलर नहीं बोलेंगे, क्या बेटा? सिर्फ मोलिकुलर नहीं बोलेंगे, नहीं, यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर कम से कम बोलना पड़ेगा ऐसे। यूनिमोलिकुलर, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो टाइप के आपके मैकेनिज्म है। एक एक करके दोनों मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं।
स्पेशली जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये मैकेनिज्म भाई साहब, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे कि मैं आपको क्या ही बता दूं। जो भी बताऊंगा, जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या ही बताऊंगा। फिलहाल बस मैं इतना कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बस फिलहाल के लिए अभी इतना कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में। आपने कहा सर SN2 की बात कर रहे हो, SN1 की बात कर रहे हो? चलो SN2 की बात करते हैं। SN2 मैकेनिज्म। तो बताइए, क्या किसी कहानी से इसको समझा जाए या फिर डायरेक्ट आप बस समझना चाह रहे हो? कहानी से समझा दो। कहानी से समझाते हैं। तो कहानी से समझाने के लिए हमारे पास हमें 2 वॉलंटियर चाहिए। बताओ 2 वॉलंटियर कौन कौन बनने को तैयार है? तो एक तो मोक्ष को बना देते हैं और एक शिवम को बना देते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हो, शिवम तैयार हो तुम? ठीक, मोक्ष ठीक है। शिवम और मोक्ष दोनों तैयार हैं वॉलंटियर बनने के लिए। ठीक है। अगर भैया फिर से बता दूं, ये बस एक काल्पनिक घटना है जो मैं बताने वाला हूं। इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये एक काल्पनिक घटना। बाद में पता चला शिवम मोक्ष दोनों, जैसे मैं क्लास छोड़ू उनकी लड़ाई हो गई और लड़ पड़ के उन्होंने अपना एक दूसरे का सर पटक पटक के फोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये मात्र एक काल्पनिक घटना है। दोनों ने एग्री कर लिया कि सर ऐसा ही होगा, आगे कुछ भी ऐसी लड़ाइयां नहीं होंगी, ठीक है। और बाकी लोगों से भी मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक काल्पनिक घटना है। तो इस घटना के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, कोई मोक्ष या शिवम की मजे नहीं लेगा, ठीक है? तो बाकी लोगों को भी बता दिया जाए। ओके, बताओ सब लोग तैयार हो ना? मजे नहीं लेगा ना कोई? प्रवीण, प्रियांशु, सामर्थ, सब लोग ध्यान से सुन लो भाई, मजे कोई नहीं लेगा इनका। चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी काफी दिलचस्प है, मजेदार है, दमदार है। ध्यान से सुनना और पूरा रिएक्शन उसी में दिख जाएगा। सबसे पहले मोक्ष की तरफ चलते हैं। मोक्ष ने एक दोस्ती की, एक सुंदर कन्या से इन्होंने एक दोस्ती की अच्छी खासी, और अब इनकी दोस्ती धीरे 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 आगे बढ़ी। देखो दोस्ती बुरी बात तो है नहीं, दोस्ती करना तो बहुत ही आजकल के लिए बहुत ही आम बात है और बहुत ही आराम से दोस्ती भी हो जाती है। तो मोक्ष ने क्या किया, मोक्ष की एक दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती है। एक सुंदर कन्या। अचानक से मोक्ष के दिल में आया कि हम चलो आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूं। मोक्ष ने अपने उस दोस्त को अपने कमीने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गया। उनमें सबसे पहले शिवम तो गलती हो गई। सबसे पहले शिवम दिखाई दिया। शिवम ने कहा, वाह भाई मोक्ष भाई, तुमने तो बहुत अच्छे दोस्त बना लिए यार, और मुझे बताया भी नहीं। हुआ ये कि भैया शिवम की अचानक से जो शिवम का जो दिल है वो धीरे 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 मोक्ष की फ्रेंड के ऊपर आ गया। लेकिन भाई अब सीधे लड़ाई तो कर नहीं सकता। शिवम ताकतवर नहीं है कि जाके मोक्ष से बोले, मोक्ष देख आज से ये मेरे साथ रहेगी, तेरा काम खत्म। ऐसा अगर किया गलती से, मोक्ष थप्पड़ थप्पड़ मार के उसे रुला देगा वहीं पे। तो शिवम ने एक चालाकी की, उसने कहा भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर शिवम ने क्या किया, शिवम ने धीरे 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 धीरे, पहले जाहिर नहीं होने दिया और धीरे धीरे किसी तरीके से नंबर एक्सचेंज किया। पहला टास्क यही पे आता है, नंबर एक्सचेंज करना। अब बस उसे मौके की तलाश होती थी। क्या मौके की तलाश थी? जब भी कभी मोक्ष और उनके दोस्त के बीच में लड़ाई होती थी, शिवम तुरंत बीच में पहुंच करके दोस्त को बोलता था कि यार तुम किसके साथ हो, ये है वो है, ऐसा वैसा, वैसा ही है, ऐसे ही सबको परेशान करते रहते हैं। आग लगाने वाला काम।
मोक्ष को थोड़ा सा, मोक्ष की लड़ाई थोड़ी सी होती थी, शिवम पहुंच जाता था। धीरे धीरे होने क्या लगा कि मोक्ष की जो फ्रेंड थी वो शिवम से धीरे धीरे ज्यादा अटैच होने लगी और मोक्ष धीरे धीरे दूर होने लगा। क्यों? क्योंकि अब लड़ाइयां बढ़ने लगी उनके बीच में। और हुआ, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि ना मोक्ष रहा ना शिवम, या तो कह सकते हो दोनों। शिवम बुआ बन रहा, बिल्कुल सही, प्रवीण ने कहा सर शिवम बुआ बन रहा है। तो अब शिवम ने लड़ाई करवा दी बुआ बन के, और धीरे धीरे होने क्या लगा कि शिवम अब मोक्ष के फ्रेंड के साथ धीरे धीरे अटैच होने लगा और मोक्ष अपने फ्रेंड से धीरे धीरे दूर होने लगा। एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब उसकी जो फ्रेंड है वो समझ नहीं पा रही है मैं मोक्ष से दोस्ती तोड़ूं या शिवम से दोस्ती बनाऊं, या वापस से शिवम से दोस्ती तोड़ के मोक्ष से दोस्ती बना के रखूं। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और अक्सर आप सभी लोगों को ये बात पता है कि इस सिचुएशन में दोस्ती पुरानी वाली टूटती है और नई वाली बन जाती है। ये बिल्कुल वास्तविक घटना पे आधारित है बेटा, एकदम वास्तविक घटना पे आधारित है मोक्ष, तुम परेशान मत होना एकदम, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया और एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि अब उनकी फ्रेंड को दोनों में से किसी एक को चुनना था और उसने शिवम को चुना। और जब उसने शिवम को चुना तो मोक्ष बेचारा रोते हुए बाहर निकल गया। लेकिन अब कर भी क्या सकता था, मोक्ष करे भी तो क्या करे। इस घटना में जो अटैक हुआ है ना भाई, इस घटना में जो अटैक हुआ है वो पीछे से हुआ है, सामने से अटैक नहीं हुआ। शिवम ने धोखा दिया है। शिवम ने क्या किया, बैक से अटैक किया, पीछे से अटैक किया, आगे से अटैक करने की हिम्मत नहीं थी शिवम। लेकिन फायदा तो शिवम को ही हुआ। तो क्या फर्क पड़ता है अटैक बैक से हो या फ्रंट से। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि मैंने जो कहानी सुनाई उस कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश यह है कि शिवम था कमजोर और इस वजह से शिवम ने पीछे से अटैक किया। अब जब पीछे से अटैक हुआ तो धीरे धीरे अटैक करता गया शिवम, धीरे धीरे मोक्ष को दूर करता गया और एक समय आया कि जो दोस्ती मोक्ष और उसके फ्रेंड के बीच में थी अब वही दोस्ती शिवम और उसके मोक्ष के फ्रेंड के बीच में है और मोक्ष बेचारा शिवम बन के अकेला इधर उधर भटक रहा है। यहां पे शिवम ने मोक्ष को सब्स्टिट्यूट किया। तो बताओ लिविंग ग्रुप कौन है और सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल मैं और लिविंग ग्रुप मोक्ष। बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल शिवम और लिविंग ग्रुप। और शिवम इस बात को एकदम प्राउडली बता रहा है। देखो शिवम कह रहा है कि मैंने जो कहा। अरे सर मैं सर केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल दोगला है। ओके चलिए, ये जो कहानी थी इस कहानी को वापस केमिस्ट्री में लेके आते हैं। कृपया आप लोग लड़े ना आपस में। घर ये एक काल्पनिक घटना थी लेकिन सच्ची घटना पे आधारित है। अब किसकी घटना है किसकी कहानी है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो कहानी की शुरुआत हो रही है देखो कैसे हो रही है। ये रहा मोक्ष का फ्रेंड और ये रहा भैया मोक्ष। देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये कार्बन Br के साथ जुड़ा हुआ है और अटैक करने कौन आ रहा? शिवम। OH माइनस बन के शिवम अटैक करने आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि शिवम अटैक करेगा भी तो कहां? सामने से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि Br के पास लोन पेयर है, भर भर के लोन पेयर है। देखो एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, और इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से OH माइनस सामने से यानी कि शिवम सामने से अटैक नहीं कर पा रहा। तो उसने कहा इंतजार करो। जब इंतजार में क्या हुआ, पहले टकरार हुई और थोड़ा सा चांस मिला। और ये टकरार किस बात की हुई बेटा? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की टकरार हुई। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? जल्दी बताओ। ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ब्रोमीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए होंगे? ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। मैं लोन पे हटा देता हूं।
जब इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे तो ब्रोमीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब OH को भैया इसी बात का इंतजार था, OH को इसी बात का इंतजार था, उसे समझ नहीं आ रहा था अटैक कहां करूं, लेकिन उसने क्या देख लिया, पॉजिटिव चार्ज देख लिया। बस वो क्या किया, ये जो OH है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो OH है ये धीरे 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 पीछे आकर के बैठ गया। OH माइनस कहां आके बैठ गया बेटा, पीछे आके बैठ गया। और जब ये पीछे आके बैठ गया तो धीरे 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 वो क्या किया, कार्बन से अटैच होने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे ये कार्बन की तरफ जा रहा होगा, Br और कार्बन के बीच की दूरी बढ़ रही होगी, OH और कार्बन के बीच की दूरी कम हो रही है, कार्बन और Br के बीच की दूरी बढ़ रही है। और एक सिचुएशन ऐसा आ गया, ये जो भैया कार्बन है ना बाबू, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जितनी दूरी पे ब्रोमीन है एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे OH है। यानी ब्रोमीन और OH के बीच की डिस्टेंस, पहले ब्रोमीन पास में था, OH बहुत ज्यादा दूर था। अभी ब्रोमीन क्या हो गया बेटा, ब्रोमीन दूर होता गया, OH पास होता गया और एक सिचुएशन बन गई जिसमें ब्रोमीन OH के बीच की डिस्टेंस बराबर हो गई कार्बन से। उस दौरान हाइड्रोजन का क्या हुआ, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन को देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमीन की वजह से, इधर ब्रोमीन, इधर ये ब्रोमीन रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब इधर से OH आएगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो सभी हाइड्रोजन आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आगे से ब्रोमीन का रिपल्सन कम हो रहा है, इधर से ब्रोमीन का रिपल्सन बढ़ रहा है, इधर से Br का रिपल्सन कम हो रहा है, इधर से OH का रिपल्सन बढ़ रहा है। धीरे धीरे OH रिपल करेगा, Br बढ़ेगा, तो यह हाइड्रोजन क्या होंगे, Br की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे। और एक सिचुएशन आ जाएगा कि जब जो हाइड्रोजन है वो Br और OH की एग्जैक्टली बीच में जाकर के बैठ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देख लो बेटा, जब ऐसा हुआ होगा, जब ऐसा हुआ होगा कि तीनों हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेंटर में आ चुके होंगे, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनी होगी बेटा, वो उस टाइम पे, अगर मैं पूछूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ज्यादातर बच्चों को के दिमाग में एक गलतफहमी आएगी। क्या गलतफहमी होगी, उन्हें लगेगा कि इस टाइम पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, क्योंकि इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन जरा कार्बन से पूछो, क्या वो Br के साथ है, नहीं, ना तो वो Br के साथ मन से है, ना तो OH के साथ मन से है, वो दुविधा में है, मैं हूं किसके साथ। इसका मतलब ना तो कंप्लीट Br के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ना तो कंप्लीट OH के साथ बॉन्ड बना हुआ है, वो पार्शियल बॉन्डिंग है। और पार्शियल बॉन्डिंग को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कम हम नहीं लेते हैं। इसका मतलब बाकी जो कंप्लीट बॉन्डिंग वो किसकी है, 3 हाइड्रोजन है, और इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp2। पहले क्या था हाइब्रिडाइजेशन, आपने कहा सर sp3 था। कैसी ज्योमेट्री थी, आपने कहा सर टेट्राहेड्रल, पहले ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी। अभी क्या हो गया, स्क्वायर, सॉरी, अभी क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अभी हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब आगे आपने समझ ही लिया होगा कि आगे होने वाला क्या है। आगे आखिरी में यही तो होता है, जो पुराना वाला है वो बेचारा गायब हो जाता है। पुराना वाला कौन है, Br, तो Br को लीव करना पड़ेगा। और जैसे Br लीव होता है, ध्यान सुनना, जैसे Br लीव होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा। आपने कहा सर Br की और OH की रिपल्सन की वजह से हाइड्रोजन बीच में था, जैसे Br गायब हुआ Br का रिपल्सन ही खत्म हो जाएगा, और लेकिन OH का रिपल्सन तो रहेगा ना। और Br का रिपल्सन खत्म हुआ, इधर से OH ने रिपल किया, सभी हाइड्रोजन पीछे की तरफ भाग जाएंगे। और जब ऐसा होगा, इस तीनों हाइड्रोजन कहां आ जाएंगे बेटा, पीछे के साइड ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पे OH इसके साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा। वापस से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और वापस ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या ये मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। इस मैकेनिज्म को, इस रास्ते को SN2 मैकेनिज्म बोला गया। यानी कि जो अटैकिंग ग्रुप है, जो अटैकिंग ग्रुप है वो बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करने के बाद इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। 3 टाइप के इंटरमीडिएट आपको सिखाए गए थे, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। ना तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ना तो कार्ब एनायन बना, ना ही फ्री रेडिकल बना, तो इंटरमीडिएट है क्या, नहीं है। तो क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेप कहलाता है।
ये एक ट्रांजिशन स्टेप है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ये रास्ता ऐसे OH आता रहेगा, Br जाता रहेगा, OH आता रहेगा, Br जाता रहेगा, और एक टाइम आएगा Br पूरा चला जाएगा, OH पूरी तरह से आ जाएगा। बस यही पूरा मैकेनिज्म है। जरा इस मैकेनिज्म को अच्छे से देख लीजिए, और अब मैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊंगा फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर देते जाना। क्या ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया ना बेटा? एक बार फिर से अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है पूछ लो। एनीवन? सर SN1 में फ्रंट से अटैक करेगा, अब सामने से? पहले SN2 समझे, उसके बाद हमारी कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है, चिंता मत करो। तो हमने क्या किया, हमने SN2 के इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझा। जरा अब एक एक करके जो जो क्वेश्चन पूछता जाऊंगा फटाफट उसका आंसर देते जाना बेटा। सबसे पहला काम, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको बस ये बताना है क्या इसमें, क्या इस मैकेनिज्म में जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, बताइए वो फ्रंट से हो रहा है या बैक से हो रहा है? जल्दी बताओ। बैक से। बिल्कुल सही जवाब, बैक अटैक। कहां से हो रहा है? बैक अटैक हो रहा है। आपने कहा ठीक है सर, हमने बैक अटैक मान लिया, मानना ही पड़ेगा। यानी पीछे से, पीठ के पीछे से अटैक किया गया, दमदार नहीं था कि सामने से अटैक करे, पीठ के पीछे से अटैक किया उसने। दूसरी बात, क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है? क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है? नो सर। नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट है क्या? नो, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं। ट्रांजिशन स्टेप है बेटा? हाँ बिल्कुल, ट्रांजिशन स्टेप है, बिल्कुल स्टेप ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन स्टेप है इसमें। यस, ट्रांजिशन स्टेप है। ओके, अगली बात फिर से बताना, जो प्रोडक्ट आपका बना है, ध्यान से देखना बेटा, रिएक्टेंट को बहुत ही गौर से देखो और प्रोडक्ट को बहुत ही गौर से देखो। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ऐसे जैसे बरसात में हम छाता लेके निकले थे, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में हम घर से निकल आए और छतरी भी संग लाए। तो ये जो छतरी है, इस छाता को जरा ध्यान से देखो, और अचानक से हवा चली, और अचानक से हवा चली और ये छाता पलट गया। ये देखो ऐसे हो गया। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या इस टाइप का कोई आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको छतरी मान लूं, अगर मैं इसको छतरी मान लूं ऐसे करके, ऐसे ये छतरी ऐसे आ रही है, ऐसे छतरी है, और अचानक से ये छतरी क्या हो जाती है? पलट जाती है। देखो ऐसे हो जाती है अचानक से छतरी। क्या इन्वर्जन हो गया? पलटने को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन, और ये अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन है। दैट्स वाई हम लोग इसको एक नया नाम देंगे, अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या इसमें इन्वर्जन हो रहा है? हाँ बिल्कुल इन्वर्जन हो रहा है बेटा। इन्वर्जन कौन सा है? अम्ब्रेला इन्वर्जन। इन्वर्जन कौन सा है? अम्ब्रेला। या वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी हम इसे बुला सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि एक अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन हो रहा है या वॉल्डेन इन्वर्जन हो रहा है। एक बार ध्यान से देखते जाइए, फटाफट मुझे आंसर देना। कोई भी बिल्कुल भी ज्यादा सोचेगा नहीं, जो क्वेश्चन पूछूंगा बस उस क्वेश्चन का आंसर देगा। अब आप में से कोई मुझे बताए, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक जाना इंटर ट्रांजिशन तक, और ट्रांजिशन से प्रोडक्ट तक जाना, इसमें स्लो कौन सा होगा, फास्ट कौन सा होगा? स्लो वाला कौन सा स्टेप होगा? पहला वाला स्लो होगा। बिल्कुल सही जवाब। इसमें टाइम लगेगा, आपने नंबर लेना, बातें करना, इन सब में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार यहाँ तक मामला पहुंच गया तो मामला बहुत ही फास्ट होगा इस बात का चुनाव करने के लिए कि हमें किसके साथ रहना है। कार्बन किसके साथ रहना चाहता है, ये बड़ा आराम से चुन लिया जाएगा। तो जो स्टेप स्लो होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। हमने सिंपली उसे आरडीएस बोल दिया। आरडीएस दैट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई दिक्कत है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझने में? बिल्कुल भी नहीं। पहला वाला जो स्टेप था, यहां से लेके, कहां से लेके, रिएक्टेंट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेप तक पहुंचने में बहुत समय लगा और बहुत ही धीरे धीरे गया, इसलिए स्लो स्टेप हुआ और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देख के हमेशा रेट लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ लिया है तो हम रेट यहाँ पे लिख देंगे। तो जब मैं रेट लिखूंगा बेटा, रेट लिखूंगा के, और के के साथ मैं यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आर एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन, तो
तो RX के साथ साथ OH भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, इस रेट लिखते समय हम RX का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और साथ ही साथ OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ध्यान से देख लीजिए, हमने जब इसका रेट लिखा तो रेट क्या लिखा, के RX एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। RX की पावर 1 है, OH माइनस की पावर 1 है, 1 + 1 मिल गया तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 क्या हो गया 2। कैसे पता चला 1 + 1, ये वाला 1 ये वाला 1 ऐड कर दिया 2, और दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए यहां तक आपने कहा सर ये सब बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, और कुछ बातें बताइए आगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ 2। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही गौर से सुनना, यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ये कार्बन जरा बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जल्दी बता दो। 0 तो बताओ ये 1 डिग्री 2 डिग्री या मिथाइल हैलाइड, कौन सा है? 0 डिग्री। बिल्कुल सही, 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो H है, इस H की जगह मैं CH3 लगा देता, अब 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब यहाँ पे एक और CH3 लगा दिया, अब बताओ बेटा 2 डिग्री। एक और CH3 लगा दिया, अब बताओ 3 टर्शरी। तो जैसे जैसे ये ग्रुप CH3 लगाते जाओगे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा। ध्यान सुनना, अगर पीछे वाला ये ग्रुप बड़ा हो गया, अगर पीछे का ग्रुप बड़ा हो गया और ये ग्रुप बड़े बड़े हो गए तो क्या OH आराम से अटैक कर पाएगा? क्या बताओ, अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हुआ, क्या 1 डिग्री का, 0 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का? 3 डिग्री। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ। क्या 3 डिग्री में सबसे आसानी से अटैक होगा? क्या 1 डिग्री। सबसे आराम से अटैक किस में करेगा? 0 डिग्री में सबसे आराम से अटैक करेंगे, जैसे कि ये है। और जैसे मैंने एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, अब अटैक थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा और ग्रुप बड़ा किया अटैक और कम हो जाएगा, थोड़ा और ग्रुप बड़ा किया अटैक और कम हो जाएगा। तो आपने कहा सर जब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? Me के बाद क्या हुआ? 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद क्या हुआ? 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद क्या हुआ? 3 डिग्री। जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाएंगे बैक साइड से अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और बैक साइड से अटैक होने के चांसेस कम होते ही SN2 मैकेनिज्म वाला रास्ता चुनना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर यहां तक समझ आएगा, और कुछ बताना चाहते हो? हाँ मैं और कुछ भी बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि लगे हाथ में आपको ग्राफ भी बना दूं, जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस बना दूं। याद रखना एनर्जी ग्राफ बोलते हैं, एनर्जी डायग्राम। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बस ध्यान से देख लो, समझने की कोशिश करना। आपने कहा क्या समझो सर? बताओ जल्दी जल्दी, ध्यान सुनो। जब दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, मैंने ये बात कितनी बार बताई है, और जब एक्साइटेड होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो आपने कहा सर ये बताओ, जल्दी से बता दो, एनर्जी कहां पे लिखा जाए? ये एनर्जी है, इधर क्या है? एनर्जी है, और इधर कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो सकता है, चिंता ना करो। अब आपने कहा सर मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और जैसे जैसे OH इसके पास आएगा रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे एनर्जी बढ़ गई मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब कौन से पोर्शन पे आ चुका है? मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा होगा। मैक्सिमम रिपल्सन, इधर से OH लगा रहा है इधर से Br लगा रहा है, दोनों रिपल कर रहे हैं, दोनों के रिपल्सन की वजह से एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है, और अचानक से जब Br इसको छोड़ के जाएगा तो रिपल्सन बहुत तेजी से डाउन होगा, और जब रिपल्सन बहुत तेजी से डाउन होगा बाबू तो बताओ क्या होगा? ये ग्राफ बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा ऐसे। और जब ये ग्राफ बहुत तेजी से डाउन होगा, जब ये ग्राफ बहुत तेजी से डाउन होगा तो ये हमारा ग्राफ का प्रोडक्ट बन गया। यहां से यहां तक ये जो है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां से यहां तक ये जो एनर्जी दिख रही है आपको ये प्रोडक्ट की एनर्जी है।
यानी कि ई आर है ये, ईपी है ये, और इस ई आर और ईपी के बीच के ये जो ये है उसे हम डेल्टा एच के नाम से जानते हैं, और ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है इसे एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको एक ग्राफ नजर आया, कौन सा ग्राफ नजर आया बेटा? SN2 मैकेनिज्म का ग्राफ। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या SN2 मैकेनिज्म में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? एनीवन? गुड। अब सोचो दूसरा रास्ता, पीछे के ग्रुप बड़े हो गए, क्या देखो पीछे के ग्रुप बड़े हो गए, CS3 हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब बैक साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं। शिवम बेचारा क्या करे? अब पीछे से भी अटैक नहीं हो सकता। पीछे के ग्रुप के बड़े होने का सिंपल सा मतलब यह हुआ मैच्योरिटी लेवल का बढ़ जाना। पहले था हर छोटी सी बात पे आप बहका देते थे, लेकिन अभी अगर आपने कोई बात बहकाने की कोशिश की, सामने वाले ने तुरंत आंसर दिए, देखो हमारे उसके बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो, बस एक छोटी सी लाइन और सारा मामला खत्म। यानी कि अब बहकाने से काम नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, एक ही लाइन बस बोलनी है। क्या? देखो हमारे और मोक्ष के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो, हम आपस में सुलह कर लेंगे, जो भी लड़ाई हो रही, जो भी झगड़े हो रहे हैं, हम आपस में सुलह कर ले, तुम बीच में बिल्कुल मत पड़ो, थप्पड़ खा जाओगे। इतनी सी बात पे अब शिवम बेचारा डर गया, वो समझ गया कि पीछे से अटैक नहीं हो पाएगा। अब क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी दिमाग में आ रही है? तो शिवम ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले किसी तरीके से मोक्ष को हटा देते हैं। तो उसने अपने एक दोस्त की मदद ली। तो वो उनका जो शिवम का जो दोस्त है वो मोक्ष के पास जाता है और मोक्ष को और उसके बीच की, मोक्ष को उसके दोस्त के बीच की जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। आपने कहा सर अब मामला अलग तरीके से चल रहा है, अलग रास्ता फॉलो किया गया है। हाँ बिल्कुल, और इस रास्ते को हमने नाम दिया है SN1 मैकेनिज्म। चलिए आइए SN1 मैकेनिज्म पे चलते हैं। SN1 मैकेनिज्म। आपने कहा सर ये SN1 मैकेनिज्म बैक अटैक नहीं हो पाया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया, बैक अटैक हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भैया बैक साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल? मैच्योरिटी लेवल। देखो सामने वाले ने बोल दिया एक थप्पड़ मार दूंगी, धीरे से हट जाओ यहां से, हमारे उसके बीच की बात है ये। फिर क्या होगा? मोक्ष ने कहा क्या मैं अब आके अटैक कर सकता हूं? देखो सामने से अटैक नहीं हो सकता, BR खड़ा है। पीछे से अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों ने मेरा थप्पड़ मार के भगा दिया इसको। अब सवाल तो मामला गड़बड़ा गया, अटैक कहां से किया जाए? ना तो फ्रंट सामने से हो सकता है, ना तो बैक अटैक हो सकता है। फिर मोक्ष ने कहा चाल चलूंगा मैं, शाम दाम दंड भेद, सारी चीजें लव एंड वार, इन दोनों में सब जायज है। तो मोक्ष ने कहा एक काम करता हूं, मैं पहले किसी को भेजता हूं। मोक्ष ने किसी को भेजा। OH माइनस कहां से आया था? Na को छोड़ के आया था, तो उसने अपने Na को भेजा। वो Na गया किसके पास? BR के पास, और धीरे धीरे BR को लेके भाग गया। अब जब ऐसा हुआ होगा तो भैया देखो कार्बन, देखो कार्बन का BR तो भाग गया, कार्बन दुखी है। कार्बन क्या है? दुखी है, इसका ब्रेकअप हो चुका है और इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये बहुत दुखी है, और जब कोई दुखी होता है तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है? कंधे की। अब मौका किसके पास है? OH के पास, कि अब भैया अब तो कोई है नहीं BR अटैक करने वाला। अब एक तो जो पीछे की तरफ 3 CH3 थे, वो तीनों CH3 तब तो बीच में आ गए, यानी कि पीछे से भी रास्ता खाली है, आगे से भी रास्ता खाली है। मैं जिधर से चाहूं उधर से अटैक करूं। और इस तरीके से हुआ ये जो OH माइनस है, अब ये चाहे तो भैया पीछे से जाकर यहां से अटैक करे, अब इसकी मर्जी हो तो वो कहां से अटैक करे, अब इसकी मर्जी है तो वो यहां से अटैक करे। कहां से भैया? यहां से अटैक करे। येलो लाइन आपको फ्रंट अटैक बता रहा है और ग्रीन लाइन आपको बैक अटैक बता रहा है। तो आपने कहा सर क्या दोनों से प्रोडक्ट बनेगा?
बना के देख लेते हैं, उसमें क्या पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो अगर अटैक ग्रीन वाले साइड से हुआ तो ग्रीन प्रोडक्ट बनेगा। आपने कहा ग्रीन प्रोडक्ट मतलब क्या है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब OH पीछे की साइड होगा और ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक CH3 यहां रहेगा, एक CH3 यहां रहेगा और एक CH3 यहां रहेगा। कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। हमने कहा बहुत सही, क्या बात है, कमाल कर दिया, ऐसे प्रोडक्ट बन गया। हाँ, अब जब येलो वाली लाइन से अटैक हुआ होगा फ्रंट साइड से, तो OH तो यहां पहुंच गया। OH कहां पहुंच गया, पीछे के साइड OH है। अब OH यहां पे है, ये रहा कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक CH3, दो CH3 और एक 3 CH3। जरा इन दोनों को ध्यान से, गौर से, मन की आंखों से देखो। क्या आपको ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं बेटा? जल्दी बताओ, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? आपने कहा हाँ सर, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। अभी आपको पढ़ाया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी याद रखें, मिरर इमेज है तो एक को D बोलते हैं, एक को L बोलते हैं। आपने कहा सर इसमें इन्वर्जन कौन सा है, बताओ जरा, इसमें से इन्वर्जन ग्रीन वाला है या येलो वाला, जल्दी बताओ बेटा। सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाला इन्वर्जन, बिल्कुल सही। तो येलो वाला क्या है, येलो वाला रिटेंशन है, यानी जो अपनी पोजीशन को रिटेन करके रखा है। तो येलो वाला रिटेंशन है, ग्रीन वाला इन्वर्जन है। यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। यानी कि इसमें इन्वर्जन भी हो रहा है, रिटेंशन भी हो रहा है। और तो और इसमें भैया इंटरमीडिएट भी तो बन रहा है, देखो ध्यान से। अरे वाह, ये तो इंटरमीडिएट है। ये क्या है, ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। और जब इंटरमीडिएट है तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुआ होगा। इंटरमीडिएट है ये, क्या है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन, ये आपका इंटरमीडिएट है। अब दो स्टेप में रिएक्शन होगा। आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि भैया ये वाला जो स्टेप है, ये वाला यहां से लेके यहां तक वाला, ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है? कौन सा स्टेप इसमें स्लो है, कौन सा फास्ट है? आपने कहा सर ये तो स्लो स्टेप होगा। पहला स्टेप स्लो होगा, बॉन्ड तोड़ना बहुत ही स्लो होगा, धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन एक बार टूट गया तो मौका मिल गया, फटाक से अटैक होगा। ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा। अब जल्दी से मुझे बताइए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है बेटा? आपने कहा सर स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हमने कहा हाँ, बिल्कुल सही सोचे हो आप, स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब फटाफट जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर देखा। इधर देखो, सबसे पहले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यही बात यहाँ पे मैं सारी चीजें मैं उठा करके इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यही सारी चीजें उठाऊंगा मैं यहां से, और इसे मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये देखो, अब मैंने यहां पेस्ट तो कर दिया है, पेस्ट तो मैंने यहां पे कॉपी तो पेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अब इसमें करेक्शन करें। कॉपी पेस्ट तो हो गया, अब आप लोगों को काम है इसमें करेक्शन करना। बताइए, पहला जो लिखा है अटैक, क्या लिखूं मैं अटैक? अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल का, बताओ इधर साइड। किधर, बैक या फ्रंट? इधर साइड, इधर साइड, बिल्कुल सही। आपने कहा सर बैक या फ्रंट, नहीं, बोथ साइड अटैक हो रहा है। बहुत सही। बताइए, क्या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, नो या यस? यस सर। यस, इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट, यस, क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही। क्या कोई ट्रांजिशन स्टेप बन रहा है? नो, बिल्कुल भी नहीं, ट्रांजिशन नो स्टेप नहीं सर। बन रहा है। इन्वर्जन हो रहा है क्या बेटा? बिल्कुल हो रहा है। इन्वर्जन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। और क्या हो रहा है, सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है क्या? सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है क्या? नहीं, रिटेंशन भी हो रहा है। टेंशन भी हो रहा है। आपने कहा सर रिटेंशन भी हो रहा है, और क्या? एक और वर्ड मैं अभी यूज कर रहा हूं, अभी पूछना मत कोई, बस ऐसे एज इट इज याद रखना, रेस्माइजेशन भी हो रहा है। क्या है रेस्माइजेशन, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर से जरा मुझे बताइए कि भैया ये जो रेट मैंने लिखा है, क्या जो रेट जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है क्या? क्या मैंने जो रेट लिखा है, आपने कहा सर RX तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बेस OH माइनस है इसमें अटैक कर रहा है क्या? नहीं, OH माइनस तो यहां है,
वो तो यहाँ है ही नहीं, OH माइनस कहाँ यहाँ है, और ये कौन सा स्टेप है, फास्ट, यानी OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से इस बार हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसके कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, हमें सिर्फ RX के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। इसका मतलब इस बार जब मैं रेट लिख रहा हूँ तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ RX का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और जब ऐसा होगा तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए क्या, नहीं 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जब ऑर्डर 1 होना चाहिए तो मॉलिक्यूलरिटी बता दो, क्या बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए, नहीं यूनी हो गया, यूनी मॉलिक्यूलर हो गया। अब फिर से बताओ, रिएक्टिविटी क्या उल्टा कर दूंगा, बिल्कुल सही। जब अटैक पीछे से पॉसिबल नहीं होगा तो कौन सा होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मिथाइल में तो होता ही नहीं, फिर भी ऑर्डर लिख लो, मिथाइल सबसे कम होगा। आपने कहा सर यहां तक तो समझ आ गया, अब बचा क्या, सिर्फ बचा एक ही चीज, क्या, ग्राफ। तो आइए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में इस बार 2 स्टेप है बेटा। जब मैं ग्राफ बना रहा हूंगा तो ग्राफ बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। आपने कहा सर रिएक्टेंट से शुरुआत हुई, रिएक्टेंट आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, कहां तक बढ़ा बेटा, जरा इंटरमीडिएट तक बढ़ा, यानी कि जब आगे बढ़ा होगा, जब तक आगे बढ़ा होगा, ध्यान सुना, जब तक Na+Br के पास आया होगा, Na+Br के पास आएगा तब तक क्या हुआ होगा, तब तक बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही होगी, और जैसे Br टूटा होगा एनर्जी सराक से डाउन हुई होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि जब तक NaBr के पास जा रहा है एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ये देखो NaBr बन गया, NaBr बन गया। अब NaBr को लेके जा रहा है यानी कि बॉन्ड टूट रहा है, यानी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो गई, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने कहा इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टेबिलिटी। अब फिर क्या हुआ, फिर कौन आया, फिर OH आया। जब OH आ रहा है, देखो OH आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब OH आएगा तो क्या वापस एनर्जी बढ़ने लगेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ने लगेगी, बिल्कुल बढ़ने लगेगी। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा OH इसके साथ जैसे जुड़ जाएगा, वापस जुड़ते ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया और एनर्जी बहुत ही फास्टली कम हुई होगी क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है। आपने कहा सर एक बार वापस से समझा दो, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है जब Na और Br आपस में मिल रहा है। ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है। ये क्या है, जब कार्बोकैटायन के ऊपर OH माइनस अटैक कर रहा है, देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है। और जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आपने कहा सर ये ROH हो गया, और ये रिएक्टेंट क्या था, RX रिएक्टेंट था। तो आपने कहा सर बहुत सही, यानी कि 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ क्या, हाँ ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, आपके पास 2 रिएक्शन 2 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म है और SN2 मैकेनिज्म है। दोनों मैकेनिज्म को बहुत ही प्यार से गौर से अच्छे से देख लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप इन क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है ना, तैयार हो आंसर के लिए। 2 मैकेनिज्म मैंने आपको सिखा दिया, SN1 एंड SN2। दोनों मैकेनिज्म को बहुत ही प्यार से देख लीजिए, जो चीज इसमें समझ में ना आया हो एक बार पूछ लें, क्योंकि अब आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। कोई कुछ पूछना चाहता है तो अभी पूछ लो भैया, मौका है अभी आपके पास। SN1 एक बार आपको समझा दो। दोनों एक बार वापस से फटाफट दिखा देता हूं। SN2 मैकेनिज्म में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आता है पीछे से, धीरे धीरे जुड़ता है, लिविंग ग्रुप धीरे धीरे भाग रहा होता है और एक ट्रांजिशन स्टेप तैयार होता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप भाग जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। लेकिन अगर पीछे के अटैक पॉसिबल नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल पहले नहीं आता, पहले वो इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है, तुम जाओ Br को लिविंग ग्रुप को लेके आ जाओ। जब तुम जाओगे लिविंग ग्रुप को ले आओगे, उनका बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा, उनके ब्रेकअप के बाद मेरा नंबर आएगा। जब वो अकेला हो चुका होगा तब मैं कंधा देने पूछूंगा। जैसे C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उनका ब्रेकअप हो चुका है, अब OH माइनस अटैक करेगा, और जैसे OH माइनस अटैक करेगा उसके पास 2 चांस है, या तो फ्रंट से अटैक करे या तो बैक से अटैक करे। दोनों अटैक से 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट को इन्वर्जन बोलेंगे, एक प्रोडक्ट को रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है।
अगर अटैक बैक से हुआ तो इन्वर्जन हो जाएगा, अटैक फ्रंट से हुआ तो रिटेंशन हो जाएगा। आराम से ध्यान से देख लीजिए। अब जाकर के ये हमारा SN1 SN2 हुआ। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन बोलूंगा और उसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा और सिंपल सिंपल आंसर आप लोग देंगे मुझे। तैयार होना क्वेश्चन के लिए बेटा? यस सर। गुड। प्रवीण आज नहीं आया है क्या? आज एक बार भी उसने कुछ नहीं पूछा। हर रोज पूछता था, आज नहीं पूछा प्रवीण ने कुछ। प्रवीण प्रवीण बार बार माइक ऑफ करके बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही बेचारी। कोई बात नहीं प्रवीण का चिंता मत करो, मैं टाइप कर दूंगा अभी फटाफट। ओके चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर देंगे। एक और बात, बस छोटी सी बात लिख देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जो मैं बात लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ही मतलब है, एक सिंगल लाइन में सीख लो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक वाला। आने वाला जल्दी आए, जाने वाला जल्दी जाए, सिंपल सी बात। आने वाला कौन है? अटैकिंग रेजर न्यूक्लियोफाइल। जाने वाला कौन है? लिविंग ग्रुप। अगर जाने वाला जाना ही नहीं चाह रहा है, सोचो मोक्ष नहीं जाना चाह रहा है, अगर जानू बाबू सोना बच्चा कुछ भी करके वो किसी तरीके से बॉन्ड को रोक कर रख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, तो शिवम जितना मन की उतना ताकत लगा ले, बॉन्ड नहीं टूटेगा, उनका ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन जाने वाला चाहता है कि जल्दी से कोई बहाना चाहिए मुझे तो, और उसे थोड़ा सा बहाना मिल जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है ना? तो दो बात, क्या क्या बोला मैंने? एक ही लाइन बस याद रखना इस पूरे टॉपिक में, आने वाला जल्दी आए और जाने वाला जल्दी जाए। आने वाला हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। आने वाला जल्दी आए, जाने वाला जल्दी जाए। अच्छा, मैं देख ले एक बार कहीं हिंदी की राइट स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेना बेटा, अगर होगा तो माफ कर देना। ठीक है? तो आने वाला जल्दी आए, जाने वाला जल्दी जाए, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते जाना बेटा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना आराम से। आपको SN2 का ऑर्डर बताना है और SN1 का भी। SN1 SN2 दोनों का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन में आपसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? नहीं दिखाऊंगा, बताओ क्या करोगे? कोई नहीं सर, मत दिखाओ। ये लो भाई, तुम तो डर गए यार। देख लिया? ठीक है सर। यस बोल सर, रहे देखिए। सर को बोल दूंगा। ओके ठीक है। रजनी सर कुछ नहीं कर पाएंगे। रजनीश सर को तुम बोल दोगे? तुम्हें लगता है तो लगता है रजनीश सर बोलने अरे सर नहीं। तुम कैसे डर जाएंगे क्या? अरे सर आपकी वजह से ही तो रजनी सर बचे, वरना तो डाउनफॉल था। ओके ठीक है, ये कुछ बातें ऐसे नहीं बोली जाती। एनीवे, तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। HCH, ध्यान से देखना। Br CH3CHH Br। अब तुम में से कोई इस रिकॉर्डिंग को इतना कट मत कर लेना। CH3
सी CH3 H Br CH3 C CH3 CH3 Br। मेरे पास 4 कंपाउंड हैं, A B C और D। मैं चाहता हूं कि आप मुझे जल्दी से SN1 और SN2 का ऑर्डर बता दो। सबसे पहले SN1 बताओ, क्या लिखूं? जल्दी करो। सर DCBA। बिल्कुल सही जवाब। D सबसे ज्यादा होगा, फिर C, फिर B, फिर A। क्यों? क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल नहीं होगा। SN2 में बता दो जल्दी से बेटा। इसका रिवर्स। A B C एंड D, ये SN2 हो गया। फिर से देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। CH3 C CH3 H F CH3 C CH3 H Cl CH3 C CH3 H Br CH3 C CH3 H I। जल्दी बताना बेटा। सबसे ज्यादा SN1 SN2। ABCD। SN1 आपने कहा सर ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बताओ SN1 क्या है? आपने कहा सर इस बार डिग्री तो सबकी सेम है, सब 2 डिग्री है, डिग्री तो सबकी सेम है, तो क्या देख लेंगे? लीविंग ग्रुप। बताओ सबसे आसानी से कौन लीव करके कौन भागेगा? क्लोरीन। सर क्लोरीन। आयोडीन सबसे आसानी से भागेगा, सबसे बड़ा साइज है, हैवी है, बॉन्ड बहुत दूर दूर है, आसानी से भागेगा, वो सबसे आसानी से टूटेगा। तो आप बताइए जल्दी से SN1 क्या होगा? D C B A। आपने कहा सर आसानी से कौन सा टूटेगा बॉन्ड? जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही आसानी से टूटेगा, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, सबसे छोटा वाला सबसे छोटा बॉन्ड लेते हैं ना, बहुत मुश्किल से टूटेगा, तो भागेगा ही नहीं। बहुत नजदीकियां हैं, जिनके बीच में दूरियां होती हैं वही तो जल्दी से भागेगा ना, वही तो भागेगा भाई। जो नजदीक है, ज्यादा नजदीक है, वो कैसे भागेगा? ये दोनों बहुत नजदीक है और ये तो बहुत दूर दूर है, तो दूरियां बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है और आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। कोई शिवम आता है और उसको रिप्लेस कर देता है, सिंपल सी बात। ठीक है मोक्ष, समझ आई ना बात? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SN2 बताओ जल्दी से। SN1 का ऑर्डर तो आपने बता दिया, बताइए SN2 का क्या होगा? ABCD। बिल्कुल गलत आंसर हो गया, सेम ऑर्डर रहेगा, क्योंकि डिग्री तो सेम है ना। तो चाहे मैंने क्या बोला, आने वाला जल्दी आए, जाने वाला जल्दी जाए। अभी जाने वाले की बात हो रही है, आने वाला तो सेम ही है दोनों में। तो जाने वाला जब जल्दी से भाग जाएगा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों रिएक्शन फास्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब डिग्री सेम हो तो लिविंग ग्रुप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बताओ बेटा क्या करूं? सबसे ज्यादा कौन होगा? सर आयो लास्ट वाला। SN1 या SN2? या दोनों? दोनों का सेम होगा। दोनों सेम। बिल्कुल सही जवाब, DCBA, दोनों का सेम होगा। जब हेलोजन यानी कि लिविंग ग्रुप सेम हो
तो जाकर के हम ऑर्डर को बदल सकते हैं, तो अलग अलग होगा। जैसे बताओ बेटा, पहले SN1 बताना फिर SN2। CBA। SN1 का CBA। SN1 का CBA बिल्कुल सही। SN2 का अब रिवर्स हो रहा है। ABC। बिल्कुल सही जवाब। एक और बात ध्यान देना, जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेबिलिटी देख लेना। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकेटायन की। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, SN1 होने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। नोट करके पॉइंट लिखा देता हूं। more stable carbocation more chance to follow SN1 mechanism। तो जब भी SN1 मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाए कि SN1 मैकेनिज्म कौन देगा, तो सिर्फ क्या देखना है? स्टेबिलिटी देख लेना। किसकी? कार्बोकेटायन की। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही फास्ट SN1 मैकेनिज्म होगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी बताना बेटा। ए बी सी और डी। आपको SN1 का ऑर्डर बताना है। सर C। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे ज्यादा SN1। आपने कहा सी सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही। आगे सी के बाद ए, D। बिल्कुल सही ए। उसके बाद D और B। बिल्कुल सही डी एंड देन बी। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर चांस टू गेट SN1 मैकेनिज्म। गुड, क्लियर हो गया। ये रहा आपका SN1 एंड SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 SN2 अच्छे से कर लिया होगा। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी, जो कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार एरोमेटिसिटी डिस्कस हो जाएगी, आपका पूरा हाइड्रोकार्बन, पूरी जीओसी कंप्लीट हो चुका होगा। बस उसके एप्लीकेशंस देखने की जरूरत है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहां कहां हमने जो भी मैकेनिज्म पढ़ा, जो भी चीजें हमने पढ़ी है, उसका यूज कहां कहां किया जाए। ठीक है ना? आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज हमारा और आपका साथ यहीं तक है। कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं? ठीक है फिर। ओके, मुलाकात होगी अगली क्लास में। एरोमेटिसिटी, कल की क्लास में एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज जरूर अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ऑल। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आधे घंटे में मैं ये वीडियो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां से पढ़ लेना, या जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया आप उन्हें शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। बाय सर। बाय Thank you, sir. बेटा, Bye. गुड नाइट एवरीवन। Good night. बाय सर। बाय बेटा।
बाय सर। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट।